नमस्कार दोस्तों, MKPSGS के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के विकास यात्रा पर लेकर चलते हैं। भारतीय संविधान क्या है, संविधान का महत्व, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित अधिनियम और भारतीय संविधान का शुरुआती स्तर कैसे बना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। संविधान क्या है? संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश को राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्व का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनिमय करता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब जान लेते हैं संविधान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह पॉइंट वाइज है, आप इसमें पॉइंट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। अगला, यह समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा निर्धारित करता है। यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों का अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों का निर्माण को सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समन्वय न्यूनतम समन्वय व आपसी विश्वास हेतु यह समाज की बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के तीन प्रमुख अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उसकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। यह राज्य के अंगों को अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक दिखती है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन के ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों में भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा ढांचे को तैयार किया है। जानते हैं संवैधानिक विकास के चरण। स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। भारत का संवैधानिक विकास, इसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा 1773 से 1853 तक। अगला है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा, ये 1858 से 1947 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी का प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजाह एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा चेम्बर्स, लिमिस्टर एवं हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत के सचिव को पूर्ण अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को 4 सदस्य
की परिषद को कानूनी बनाने पर अधिकार प्रदान किया गया। अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के तहत कंपनी में कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों को उपहार रिश्वत लेने के प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के गवर्निंग बॉडी पर नियंत्रण बढ़ गया और जब भारत इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। न्यायालय की अपनी आज्ञा तथा आदेश लागू करते समय सरकार को कानून बनाने तथा उसके क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। अब जानते हैं पिट्स एक्ट इंडिया 1784। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य विशेषता यह थी कि निर्देशक मंडल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। यह अधिनियम को दो प्रमुख कारणों के से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत कंपनी के अधीन क्षेत्रों के सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटकर 3 की गई। साथ ही मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। अब जानते हैं चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वह कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने की एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा गया। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। अब जानते हैं चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में। इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करता था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर केवल भारत पर शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गईं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति के वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यप्रणाली
के 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद के राजस्व में संबंध के पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के तहत द्वारा स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति व वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल का निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। चार्टर अधिनियम 1853। इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार का सहयोग देने के लिए किया गया। इसके प्रमुख लक्षण थे। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यों के विधायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब तक विधायिका के रूप में कार्यरत हो 6 साल सदस्यों की वृद्धि की गई, जिसके विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। इन 6 नए सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई व आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद के आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं के भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। अब जान लेते हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो निम्नलिखित हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उसके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पर का पद प्रदान किया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत सचिव सहित को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत का राज सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। इस प्रति वर्ष भारत के नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट
ब्रिटिश संसद में समझ प्रस्तुत करता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 में से बढ़कर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिसमें भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होता था। आवश्यकता शेष 2 सदस्य में से एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। वायसराय को विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थीं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय की विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन की पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानूनी बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। अब जान लेते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य की संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य संदर्भ में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी निर्धारित किए गए। गवर्नर जनरल को उनकी नामांकित करने के नियम बनाने का प्राधिकार प्राप्त था। परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार के प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृत का अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं समिति चुनाव प्रधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। एक छोटा सा नोट और जान लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों के स्वीकार किए गए प्रस्तावों में प्रभावित होकर पारित किया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये भारतीय संविधान के विकास यात्रा का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2 में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।